हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। तो अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का। तो आज हम मॉडल पेपर की अगली क्लास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में। तो ध्यान रखना है, पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरे है आपके अशुद्ध पदार्थ। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, अशुद्ध पदार्थ। और ध्यान रखना साथ ही दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि पदार्थ को भौतिक संगठन के आधार पर, भौतिक संगठन, भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो है आपके ठोस, दूसरा है आपके द्रव, और तीसरा है गैस। तो दोनों बातें ध्यान रखना है कि पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है तथा भौतिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलोरी मापी बने होते हैं मिट्टी के, कांच के, धातु के या कोई नहीं? तो कैलोरी मापी ये किसके बने होते हैं? तो कमेंट करके आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर होगा इसका, धातु के बने होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, धातु, अधातु व उपधातु तीनों किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक जो होता है उसमें आपके धातुएं भी पाई जाती है, अधातुएं भी पाई जाती है तथा उपधातुएं भी पाई जाती है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो कक्षकों की संख्या होती है आपके 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कक्षक कौन कौन से होते हैं? तो देखो एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ मैं। एक तो आपके दायां आलिंद, एक है आपके बायां आलिंद, ठीक है, एक है आपके दायां निलय और एक है आपके बायां निलय। ठीक है, बायां आलिंद है ये। तो ध्यान रखना है कि जो बायां भाग है इस भाग में तो आपके शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, ठीक है, और जो आपके दायां भाग है इसमें बहता है आपके अशुद्ध रक्त। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, संकटकालीन हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो संकटकालीन हार्मोन इसका स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो संकटकालीन हार्मोन जो होता है वो किस हार्मोन से स्त्रावित होता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो जो एड्रिनलिन हार्मोन है उन्हें हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है उसे कहते हैं हम संकटकालीन हार्मोन। ठीक है, और अगर हम अन्य ग्रंथियों के बारे में देखें तो पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है आपके मेलेटोनिन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन। ठीक है,
और थायरॉक्सिन या थायराइड ग्रंथि की में जो थायरॉक्सिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड या घेंगा रोग। गलगंड या घेंगा रोग, ठीक है। और ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो प्यूटेट्राइन हार्मोन स्रावित करता है। और इसकी वृद्धि से, प्यूटेट्राइन हार्मोन की वृद्धि से तो शरीर दैत्याकार हो जाता है, और इसकी कमी से शरीर कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ जंतु भूकंप से पहले ही किन तरंगों के कारण सावधान हो जाते हैं? प्रस्रव्य तरंगे, अपस्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले किन तरंगों के कारण सावधान हो जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो अपस्रव्य तरंगे हैं। वो कौन सी आवृत्ति की? निम्न आवृत्ति की। निम्न आवृत्ति की जो अपस्रव्य तरंगे हैं उनके कारण सावधान हो जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो प्रस्रव्य तरंगे हैं, इन प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसे चमगादड़ अपने रास्तों का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? तो प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सोनार नामक जो उपकरण है उसमें भी प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम अपस्रव्य तरंगों की परास होती है, और 20,000 हर्ट्ज तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है किसकी? पराश्रव्य तरंगों की, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है? 55% भाग, 45% भाग, 30% भाग और 65% भाग। तो ध्यान रखते हैं मानव रक्त, यह कितना प्रतिशत भाग इसका रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45% भाग, ठीक है। देखो मानव रक्त में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपके प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो आपके 55% भाग होता है, और ये जो होता है यह तरल भाग होता है, ठीक है। और रक्त कणिकाएं कैसे भाग होती है? तो यह ठोस भाग होती है, और यह कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त कणिकाएं होती है आपके 45%, ठीक है। और प्लाज्मा में 92% तो होता है आपके जल, तथा 8% होती है आपके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और रक्त कणिकाएं जो हैं वह 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को प्रतिबिंब से कितनी दूरी होगी? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। तो ध्यान रखना ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े। ये आपके समतल दर्पण लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये समतल दर्पण से ये कितनी दूरी है? ये 1 मीटर। तो ये हो गया आपके बिंब, व्यक्ति की स्थिति क्या कहलाती है? आपके बिंब, ठीक है। और व्यक्ति का प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर। तो प्रतिबिंब से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी? तो ये कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो जितनी बिंब समतल दर्पण में, आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि बिंब और समतल दर्पण के बीच में जितनी दूरी होगी उतनी ही समतल दर्पण तथा प्रतिबिंब, ये आपके प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब तथा समतल दर्पण के बीच में भी उतनी ही दूरी होगी, तो ये दूरी भी होगी आपके 1 मीटर। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि व्यक्ति कितनी दूर है प्रतिबिंब से? तो ये दूरी कुल कितनी हो गई? 1 और 1 2 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बलों का गुणात्मक मापन करता है? प्रथम नियम, दूसरा नियम,
तीसरा नियम और चौथा नियम। तो न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, ठीक है। और इसमें से कौन सा नियम बलों का गुणात्मक मापन करता है? तो एक ट्रिक याद रखना आपको, घूमबा, ठीक है, घूमबा। घू से हो जाएगा आपके गुणात्मक मापन, ठीक है। मैं से हो जाएगा आपके मात्रात्मक मापन, ठीक है। और बै से हो जाएगा बलों के बारे में जानकारी, बलों के बारे में जानकारी, ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम तो गुणात्मक मापन, दूसरा नियम होगा आपके मात्रात्मक मापन, और तीसरे नियम से बलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सा होगा इसमें? गुणात्मक मापन कौन सा नियम करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बलों के गुणात्मक मापन करता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है एम्पियर, वेबर, ओम और वोल्ट। तो ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर होता है आपके विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम होता है आपके प्रतिरोध का मात्रक। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट होता है आपके विभवांतर का मात्रक, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमने जनरल साइंस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं नवीन आंकड़ों पर आधारित राजस्थान जीके, ठीक है। तो 11वां प्रश्न है हमारा, नीमराणा ठिकाना जो है वह वर्तमान में किस जिले में है? अलवर, कोटपुतली बहरोड, भरतपुर और खेरथल तिजारा। तो देखो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? एक तो था आपके नीमराणा, ठीक है। दूसरा था आपके कुशलगढ़, और तीसरा ठिकाना था आपके लावा, ठीक है। ये 3 ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय। उनमें से जो आपके नीमराणा ठिकाना है वह वर्तमान में किस जिले में है? तो ध्यान रखना है कि नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटपूतली बहरोड जिले में है आपका नीमराणा ठिकाना। और एकीकरण के समय नीमराणा ठिकाने के शासक कौन थे? तो एकीकरण के समय नीमराणा ठिकाने के शासक थे आपके राजेंद्र सिंह, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ध्यान रखना है जो कुशलगढ़ ठिकाना है वह वर्तमान में किस जिले में है? तो ये है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। और लावा जो है वह वर्तमान में टोंक जिले में है। और एकीकरण के समय कुशलगढ़ के शासक कौन थे? तो राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के शासक थे आपके हरेंद्र सिंह, ठीक है। और एकीकरण के समय लावा ठिकाने के शासक थे आपके प्रदीप सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1730 में, 1733 में, 1736 में, 1739 में। तो लोहागढ़ दुर्ग ये किस जिले में है? तो ये आपके भरतपुर जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपके सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट ने, ठीक है। और कब करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1733 में, ठीक है। खेमकरण जाट ने जो भरतपुर में एक गड्डी का निर्माण करवाया था, उस गड्डी के स्थान पर सूरजमल जाट ने एक लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और सूरजमल जाट के बारे में ध्यान रखना है कि सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो या अफलातून, जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, करौली की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने, अर्जुन पाल ने, धर्मपाल द्वितीय ने और गोपाल पाल ने। तो करौली की स्थापना ये किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी
अर्जुन पाल ने। और अर्जुन पाल करौली में कौन सा वंश चला था? तो ध्यान रखना यादव वंश चला था। और अर्जुन पाल यादव ने करौली की स्थापना कब की थी? तो ये की थी आपके 1348 ईस्वी में। और उस समय इसको क्या नाम दिया गया था? तो उस समय करौली को दिया गया था नाम कल्याणपुर। कल्याणपुर, ठीक है। और ध्यान रखना है करौली से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न पूछा जाता है तो 80% चांस इन 4 शासकों में से ही बनते हैं। तो ध्यान रखना है विजयपाल का कौन सा प्रश्न बनता है? तो विजयपाल ने करौली के यादव वंश की स्थापना की थी। यादव वंश की स्थापना की थी, कब की थी? 1040 ईस्वी में, ठीक है। अर्जुन पाल ने करौली की स्थापना की थी, कब की थी? 1348 ईस्वी में। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को यादव वंश की राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि करौली की स्थापना किसने की थी, तो करौली की स्थापना की थी आपके अर्जुन पाल ने। लेकिन करौली को यादव वंश की सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? तो धर्मपाल द्वितीय ने करौली की जो यादव राजवंश है उनकी राजधानी करौली को बनाया था। और गोपाल पाल के बारे में ध्यान रखना है कि करौली के यादव वंश का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और किस शासक की अधीनता स्वीकार की? तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, कागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1420, 1423, 1440, 1444। तो गागरोन में दो प्रसिद्ध शाखे हुए थे। और प्रथम शाखा कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1423 में। इस समय गागरोन का शासक कौन था? तो इस समय गागरोन का शासक था आपके अचल दास खिची। अचल दास खिची। और आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था आपके होसंग शाह। होसंग शाह, ठीक है। इसमें होसंग शाह की विजय हुई तथा अचल दास खिची वीर गति को प्राप्त हुआ था। और अचल दास खिची की जो पत्नी थी लीला मेवाड़ी, लीला मेवाड़ी, उसने इस समय जौहर किया था, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ था? तो गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था आपके 1444 में, जिसमें यहाँ का शासक कौन था? तो अचल दास खिची का पुत्र पालन सिंह यहाँ का शासक था। और आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था आपके महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। इस समय पालन सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा महमूद खिलजी प्रथम विजय हुआ था। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में तुंगा किस जिले में स्थित है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था शासक आपके सवाई प्रताप सिंह, जो कि आमेर का शासक था, सवाई प्रताप सिंह है, ठीक है। और दूसरा शासक कौन था? तो दूसरा आक्रमणकारी था आपके महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। इन दोनों के बीच में हुआ था। और प्रताप सिंह के एक साथी कौन था? तो विजय सिंह, जोधपुर का शासक था विजय सिंह तथा जयपुर का शासक था प्रताप सिंह। इन दोनों की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया की सेना को तुंगा के युद्ध में 1787 में हराया था। इसमें विजय हुई थी प्रताप सिंह की, ठीक है। और तुंगा वर्तमान में किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, दौसा जिले में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुख साहित्यिक रचना अभिसार निशा के लेखक थे परमानंद चोयल, पूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, राम गोपाल विजयवर्गीय, ठीक है। तो प्रमुख साहित्यिक रचना जो अभिसार निशा है, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। और राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में ध्यान रखना है कि इनका सबसे प्रसिद्ध चित्रण कौन सा था? तो नारी चित्रण, नारी चित्रण, ठीक है।
और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमानंद चोयल को क्या कहते हैं, तो परमानंद चोयल को कहते हैं भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा। ठीक है। और भूर सिंह शेखावत के बारे में ध्यान रखना है कि भूर सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो धौंदलिया बीकानेर में, धौंदलिया बीकानेर में। ठीक है। और इसे गांवों का चितेरा भी कहते हैं, गांवों का चितेरा। ठीक है। और इन्होंने जो चित्र बनाए थे वह देशभक्ति तथा वीरों के ऊपर बनाए थे। और आगे देखिए, देखो गोवर्धन लाल जोशी के बारे में, तो गोवर्धन लाल जोशी को कहते हैं भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा। ठीक है। और इनका प्रसिद्ध चित्रण कौन सा है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना चित्रण है बारात। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, चूरू जिले का प्रसिद्ध नृत्य है खारी नृत्य, कबूतरी नृत्य, नाहर नृत्य और लांगुरिया नृत्य। तो चूरू जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबूतरी नृत्य। ठीक है। खारी नृत्य के बारे में देखें तो यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह है आपके अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है। और नाहर नृत्य के बारे में देखें तो नाहर नृत्य आपके मांडल, भीलवाड़ा जिले का। ठीक है। और लांगुरिया नृत्य देखें तो ये है आपके करौली जिले का। और करौली जिले पर त्रिकुट पहाड़ी पर जो केला देवी का मंदिर है, ठीक है, केला देवी का मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर। ठीक है। उन केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा का, जयपुर ग्रामीण का, शाहपुरा का, गंगापुर सिटी का। तो हवेली नृत्य, सॉरी हवेली संगीत, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाथद्वारा का। और नाथद्वारा में एक और चीज ध्यान रखना है, श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। और एक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वह आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय। और श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ का शासक था आपके मेवाड़ का शासक राज सिंह। इस राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, बेराड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है, अलवर, खेरथल तिजारा, जयपुर शहर, कोटपुतली, बहरोड। तो बेराड़ सभ्यता ये किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटपुतली, बहरोड जिले में। और किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और ध्यान रखना है कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर भाबड़ू शिलालेख की खोज की थी। और देखिए अगर इसके बारे में, तो यहाँ पर सर्वप्रथम मौर्यकालीन अवशेष मिले थे तथा सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भी बेरार सभ्यता से ही मिले थे, सभ्यता काल में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, टोंक, ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा। तो बिसलपुर बांध ये सबसे पहले देखें तो यह है बनास नदी पर, बनास नदी पर। और बिसलपुर बांध इसके बारे में ध्यान रखना है कि बिसलपुर बांध जो है वह पहले आपके टोडा रायसिंह टोंक जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में नवीन जिलों के गठन के बाद ये जो आपके टोडा रायसिंह है यह किस जिले में आता है, तो टोडा रायसिंह आता है आपके ऑप्शन नंबर सी केकड़ी जिले में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, भरतपुर रियासत और शाहपुरा रियासत। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा रियासत। ठीक है। और जयपुर रियासत जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी,
सबसे बड़ी रियासत, ठीक है। और मेवाड़ रियासत जो है वह सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी आपके जोधपुर रियासत, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, बर्र दर्रा तथा शिवपुर घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? ब्यावर, अजमेर, केकड़ी और शाहपुरा। तो बर्र दर्रा तथा शिवपुर घाट दर्रा ये दोनों पहले अजमेर जिले में आते थे, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये ऑप्शन नंबर ए ब्यावर जिले में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, शाहपुरा, औरंगजेब ने शाहपुरा की किस शासक को सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की थी? राज सिंह को, करण सिंह को, भरत सिंह को और सूर सिंह को। तो औरंगजेब ने शाहपुरा के किस शासक को सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की थी? सिक्के डालने नहीं, डालने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा के शासक भरत सिंह को, ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की प्रथम कृषि आधारित झील है? जयसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, नक्की झील। तो राजस्थान की प्रथम कृषि आधारित झील ये है आपके ऑप्शन नंबर ए जयसमंद झील, ठीक है। और अगर जयसमंद झील के बारे में और देखें तो ये आपके नवीन जिलों के गठन के बाद वर्तमान में आपके सलूम्बर जिले में है। और इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू जो है वो आपके बाबा का मगरा, और सबसे छोटा टापू है उसको कहते हैं प्यारी, ठीक है। और सबसे बड़े टापू को कहते हैं बाबा का मगरा, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है आपके जयसमंद झील। और आगे देखे देखो अन्य जिलों के बारे में, तो पिछोला झील जो है वह आपके उदयपुर जिले में है। राजसमंद झील आपके राजसमंद जिले में है। और राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? तो घेवर माता ने। और राजसमंद झील का निर्माण किया था राज सिंह ने। और राज सिंह ने राज प्रशस्ति का निर्माण भी राजसमंद झील के किनारे करवाया था। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं? चमुआई माता, नागणेची माता, वीरात्रा माता या स्वांग्या माता। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागणेची माता। और नागणेची माता के बारे में ध्यान रखना है कि इनके 2 मंदिर हैं। इनका मूल मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मूल मंदिर थे आपके नगाना गांव, जिला है बालोतरा, ठीक है। और राव जोधा ने इनका मंदिर एक मेहरानगढ़ दुर्ग में भी बनवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने। आगे देखिए देखा अन्य लोक देवियों के बारे में, तो जमुआई माता जो है वो है आपके आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी, ठीक है। और वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो चौहटन बाड़मेर में, ठीक है। और स्वांग्या माता का मंदिर है आपके जैसलमेर में, ठीक है। और स्वांग्या माता को सुगन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, पड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? अनूपगढ़, फलोदी, दुद्दू और शाहपुरा। तो बड़ला सोलर पार्क ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलोदी जिले में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, अजीत सिंह ने,
अमर सिंह ने और कर्ण सिंह ने। तो एक थम्बिया महल का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाया था आपके जोधपुर में। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत सिंह ने, जोधपुर शहर में। ठीक है। और एक तंबिया महल को प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, प्रहरी मीनार। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया गया था? 1900 ईस्वी में, 1903 में, 1906 में और 1909 में। तो जसवंत थड़ा, इसको हम थार का गढ़ा भी कहते हैं, थार का गढ़ा। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में। और किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 ईस्वी में करवाया था, जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है मोर, पटतितर, भेड़िया और चौसिंगा। तो भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोर। ठीक है। और ध्यान रखना है, जो भेड़िया है वो कहाँ का शुभंकर है? तो ये आपके राजसमंद जिले का शुभंकर है। ठीक है। चौसिंगा है आपके चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर। और ध्यान रखना है, भट्ट तितर कहाँ का शुभंकर है? तो ये जो शुभंकर है वो आपको हमें कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 30, महाराणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? आसिंद, मांडलगढ़, सवाईपुर और बागौर। तो महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मांडलगढ़ में। और कितने खंभों की छतरी है? तो महाराणा सांगा के 12 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है, जो कि आपके वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। साथ ही अगर ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।